हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है रेडियोधर्मी प्रदूषण यानी कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। चलिए सीधे इस पर चर्चा करते हैं, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन पर। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण किसे कहते हैं? देखिए, कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है आदि। ये कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जिनके वायुमंडल में मिलने से क्या होता है, या इनके रेडियो एक्टिव पदार्थों से रेडिएशंस निकलते हैं, विकिरण निकलते हैं और उन विकिरण के से मानव जाति पर, प्लांट्स एंड एनिमल्स और इस पूरे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचता है। तो इस प्रकार के प्रदूषण को जो रेडियो एक्टिव पदार्थों से होता है उसे हम रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। देखिएगा, रेडियो एक्टिव पदार्थों से हानिकारक विकिरण यानी रेडिएशंस निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं, और ये रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एनिमल्स, ह्यूमन, प्लांट्स के लिए हानिकारक होते हैं। इस प्रकार रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाले हानिकारक विकिरण से रेडियो एक्टिव प्रदूषण हो जाता है। इसी को हम रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन से जल, थल एवं वायु सभी स्थानों को, सभी को नुकसान पहुंचता है। यद्यपि रेडियो एक्टिव पदार्थों से नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी भी प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग हम कृषि उद्योग में, चिकित्सा में और रक्षा उद्योग में करते हैं। लेकिन बावजूद इसके न्यूक्लियर एनर्जी से निकलने वाले विकिरण हमारे पर्यावरण को, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ को भी हानि पहुंचा रहे हैं। चलिए देखते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का ह्यूमन लाइफ में बड़ा महत्व है। न्यूक्लियर एनर्जी का जो है मानव जीवन में बड़ा महत्व है, किंतु इससे उत्पन्न रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के परिणाम भी बहुत भयंकर होते हैं। इसका देखिए एक उदाहरण हमारे समाज में बड़ा प्रचलित है और इसके बारे में अनेक एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, इसको अमेरिका कहते हैं, कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अभी परिचित नहीं होंगे। तो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के दो शहरों में, हिरोशिमा और नागासाकी में, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को एक बम गिराया था और 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम गिराया था, और ये दूसरे बम का नाम था फैटमैन परमाणु बम, यानी फैटमैन एटम बम नाम का एक बम गिराया था। और इससे क्या हुआ था, जापान के अंदर महाविनाश हो गया था, यानी कि बहुत सारे लोगों की जानें गई और जल, थल, वायु, आकाश सबको नुकसान हुआ। और इससे जो रेडिएशंस निकले, इसका अंदाजा शायद अमेरिका को भी नहीं होगा कि इसके रेडिएशंस या इससे इतना महाविनाश होगा और लोगों को इतना नुकसान झेलना पड़ेगा। और आज भी इस रेडिएशंस यानी कि इससे निकलने वाले जो विकिरण हैं, इसके प्रभाव आज भी वहां की जीव जातियों में यानी कि ह्यूमन लाइफ में, मानव जीवन में देखने को मिलते हैं। आज भी वहां के लोग, बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। चलिए, इससे बहुत नुकसान होता है। अब बता देखिए, विकिरण के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन किसके कारण होता है, कौन कौन से सोर्सेस हैं? देखिए, एक तो होता है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक सोर्सेस हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं जिससे रेडियो एक्टिव विकिरण निकलता है। तो प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं देख लीजिएगा। कॉस्मिक रेज यानी अंतरिक्ष से निकलने वाली जो किरणें हैं, तो वो भी हानिकारक होती हैं, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से निकलती हैं, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन दूसरा है नेचुरल रेडियो न्यूक्लियाइड से निकलने वाली किरणें। रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स पृथ्वी में स्थित होते हैं, रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स, और इनसे निकलने वाले जो विकिरण हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है रेडियम और दूसरा यूरेनियम, तीसरा थोरियम और चौथा रेडोन। ये रेडोन है, ये थोरियम है, ये यूरेनियम है,
और ये रेडियम। तो ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं ये रेडियो न्यूक्लियाइड्स नामक पदार्थ से या रेडियो न्यूक्लियाइड से निकलते हैं जो पृथ्वी में स्थित होते हैं। तो रेडियो न्यूक्लियाइड से रेडियम, यूरेनियम, थोरियम और रेडोन आदि विकिरण निकलते हैं। अब आता देखिए मैन मेड, मानव निर्मित रेडिएशन, मानव निर्मित विकिरण। तो मानव निर्मित विकिरण जो होगा, देखिए प्लूटोनियम तथा थोरियम का खनन करके, जब हम खनन करते हैं तो इससे रेडिएशंस उत्पन्न होता है जो हमारे वातावरण को हानि पहुंचाता है। अब आता है देखिए न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण, जो हम नाभिकीय हथियार बनाते हैं उनसे भी, जब नाभिकीय हथियार बन जाते हैं तो इनसे नाभिकीय हथियारों से नाभिकीय हथियार बनाते हैं तो उनसे भी रेडिएशंस निकलते हैं। तीसरा है देखिए न्यूक्लियर एनर्जी, जब नाभिकीय ऊर्जा परमाणु भट्टी में यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, बनाई जाती है ये न्यूक्लियर एनर्जी, तब उससे भी रेडिएशंस निकलता है जो मानव, एनिमल्स, प्लांट एंड ह्यूमन के लिए बड़ा हानिकारक होता है। फिर आता है देखिए नाभिकीय विस्फोट, जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है यानी परमाणु बम का विस्फोट किया जाता है, अनुसंधान किए जाते हैं या चिकित्सा में यूज होने वाले कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं तो इनको यूज किया जाता है, तब भी रेडिएशंस निकलते हैं जो हम सभी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा देखिए एक हेडिंग है न्यूक्लियर वेपन्स से निम्नलिखित पदार्थों का विकिरण या रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में होता है। जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो नाभिकीय हथियार बनाते हैं तो इनसे रेडिएशंस निकलते हैं यूरेनियम 235, प्लूटोनियम, स्ट्रांसियम और सेजियम। तो ये 4 प्रकार के ये रेडियो एक्टिव रेडिएशंस न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण होता है तो एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। किरण के देखिए विकिरण के प्रकार हैं, देखिए 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आयनाइजिंग यानी कि आयनिक विकिरण यानी कि आयनाइजिंग रेडिएशंस। ये एक्सरेज होती हैं, एक्स किरणें, अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें। तो ये क्या है, आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं और इनके क्या क्या प्रभाव हम पर पड़ते हैं। अगर कुछ हफ्तों तक लगातार ये एक्स किरणें या ये आयनिक रेडिएशंस को के संपर्क में कोई व्यक्ति रहेगा तो क्या होगा, उसकी डेथ हो जाती है अगर कुछ हफ्तों तक वो व्यक्ति रहता है। दूसरा, जेनेटिक आनुवंशिक संरचना में, जीन स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है। आनुवंशिक संरचना यानी कि डीएनए की संरचना आदि बदल जाती है इनके प्रभाव से, आयनिक रेडिएशन से। फिर इसके अतिरिक्त व्यक्ति में कैंसर, ट्यूमर, स्किन डिजीज यानी कि त्वचा रोग आदि भी हो जाते हैं। नॉन आइजिंग रेडिएशन से यूवी रेज निकलती हैं यानी कि पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, ये अनआयनिक होता है और इसके प्रभाव क्या है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की संरचना में घातक परिवर्तन आ जाते हैं, बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं जो हानिकारक होते हैं जीव जातियों के लिए। और दूसरा है इसके अतिरिक्त एनिमल, प्लांट्स आदि भी प्रभावित होते हैं। अब ये जो रेडिएशंस हैं, रेडिएशन से बोन मैरो, डब्ल्यूबीसी आदि को भी हानि होती है, यानी कि अस्थि मज्जा, और बोन मैरो कहते हैं अस्थि मज्जा को, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका, तो श्वेत रक्त कणिकाओं को और अस्थि मज्जा को भी हानि पहुंचती है, क्षति पहुंचती है। इसके अतिरिक्त बोन कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है और डीफनेस, बहरापन हो जाता है और दृष्टि दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं नाभिकीय विस्फोट से। ये सब नाभिकीय विस्फोट होगा तो ये परिवर्तन, ये आपने देखा एनिमल, प्लांट्स आदि प्रभावित होंगे। रेडिएशन से बोन मैरो, डब्ल्यूबीसी को हानि होगी, बोन कैंसर, स्किन कैंसर और डीफनेस और दृष्टि दोष आदि उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए इसका नियंत्रण किस प्रकार करते हैं। देखिए नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन से जो रेडिएशन उत्पन्न होता है वो हमारे द्वारा ही होता है। हम लोग नाभिकीय विस्फोट उत्पन्न करते हैं या चिकित्सा में हम रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज करते हैं तो उनसे रेडिएशंस उत्पन्न होते हैं जो हमारे लिए बड़े हानिकारक होते हैं। अब इनको नियंत्रण का एक उपाय है, जब भी चिकित्सा या अनुसंधान केंद्र में जहां पर रेडिएशंस का खतरा होता है वहां पर हमें लेड शीट यानी कि लेड कवच
लेड कवच पहनकर या लेड रबर कोट आते हैं, लेड रबर कोट इनको पहनकर ही रहना चाहिए, इससे बचाव इस प्रकार किया जा सकता है। और इसके अलावा जो नाभिकीय विस्फोट हैं या एटॉमिक एनर्जी का उत्पादन अगर किया जाए तो बड़ी सुरक्षा के साथ किया जाए, और उससे जो हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं, परमाणु बम के विस्फोट करते हैं, उनके परीक्षण करते हैं, तो उन परीक्षणों पर पूर्णतः प्रतिबंध पूरे दुनिया में लग जाना चाहिए, तभी हम रेडिएशंस के खतरे से यानी विकिरण के खतरे से बच सकते हैं। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।